हाय। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। हम लोगों ने ग्राफ कंप्लीट कर लिया था। जितना भी इम्पोर्टेंट ग्राफ था क्लास 12 के कॉरस्पॉन्डिंग वो सारे ग्राफ्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे। अभी तक अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियोस को जा करके पहले ज़रूर देख करके आए, तभी आगे आपको लोग को समझ में आएगा। तो अब हम लोग का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। तो ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस में हम लोग करेंगे क्या कि अगर आपके पास अगर कोई फंक्शन f है जिसका डोमेन d1 से लेकर के और इसका कोडोमेन मान लीजिए कि रियल नंबर है। सपोज करते हैं कि कोई फंक्शन f है, ये फंक्शन f d1 से रियल नंबर है ना। d1 से रियल नंबर है मतलब कि फंक्शन है d1 से r है। आपको याद होगा ये d1 है, ये हमारे पास रियल नंबर है, ये फंक्शन हमारा d1 से r फंक्शन है। तो ऑफकोर्स जो d1 होगा वो फंक्शन f का डोमेन कहलाएगा और जो रियल नंबर होगा वो फंक्शन का क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। हमारे पास एक और फंक्शन है g, जो कि d2 to r है। सपोज करते हैं वो फंक्शन d2 to r है। तो पहला नंबर ऑपरेशन होगा इन दोनों फंक्शन को जोड़ें। अगर हम इन दोनों फंक्शन को जोड़ें तो f प्लस जी, ये दोनों नया फंक्शन आया f और g, इन दोनों फंक्शन को हमने जोड़ दिया तो उस पे x का वैल्यू कितना होगा। f प्लस जी एक नया फंक्शन है, उस नए फंक्शन का वैल्यू x पर कितना हो, कैसे लिखेंगे तो लिखते हैं f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। उसको हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। अगर f प्लस जी एक नया फंक्शन, क्योंकि f एक फंक्शन था g एक फंक्शन है, तो जब दोनों फंक्शन को जोड़ देंगे तो नया फंक्शन मिलेगा। तो f प्लस जी जो नया फंक्शन आया है उस f प्लस जी फंक्शन का वैल्यू x पर कितना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, वो हो जाएगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, जहां पे ये जो x होगा वो d1 और d2 के इंटरसेक्शन से आएगा। जहां x होगा वो भाई d1 और d2 के इंटरसेक्शन से आएगा। क्या क्यों आएगा इंटरसेक्शन से, क्योंकि ये x जो होगा f के घर में भी जाएगा। f उस x का मतलब इस फंक्शन का वैल्यू x पर भी निकालना है और उस g का वैल्यू x पे भी निकालना है, क्योंकि f ऑफ x और g ऑफ x, इसका मतलब वो x f के पास भी होना चाहिए, ये x f के डोमेन के पास भी होना चाहिए और यही x g के डोमेन के पास भी होना चाहिए। क्योंकि अगर x f के डोमेन में है, अगर वो x g के डोमेन में नहीं है तो भाई f ऑफ x तो निकल जाएगा, g ऑफ x नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर वो x f के डोमेन में नहीं है और g के डोमेन में है तो f ऑफ x नहीं निकलेगा, g ऑफ x निकल जाएगा। तो जब भी दो फंक्शन को जोड़ा जाएगा, जब भी दोनों फंक्शन को जोड़ा जाएगा तो हम उसी पॉइंट पर उस नए फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे जो वो पॉइंट दोनों के डोमेन की इंटरसेक्शन में होना चाहिए। मतलब कि वो पॉइंट दोनों के पास होना चाहिए, वो नंबर दोनों के पास होना चाहिए। तो f प्लस जी ऑफ एक्स का वैल्यू होगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x और ऑफ कोर्स ये x दोनों के डोमेन में होना चाहिए, मतलब x बिलोंग करना चाहिए d1 इंटरसेक्शन d2 के पास। नोट नंबर 2 कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक फंक्शन f था एक फंक्शन g था, उनको घटा दिया जाए तो नया फंक्शन मिलेगा, उस नए फंक्शन का वैल्यू x पे कितना होगा तो हम अभी भी कहेंगे भाई f ऑफ x ही होगा माइनस g ऑफ x होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो x पर जिस फंक्शन का वैल्यू आप निकाल रहे हैं x पर, आप फंक्शन f का वैल्यू निकाल रहे हैं x पर, आप फंक्शन g का वैल्यू निकाल रहे हैं x पर, तो भाई ये कंप्लीट करके रखना कि क्या वो x d1 और d2 के इंटरसेक्शन में है कि नहीं है, क्या वो x फंक्शन f के डोमेन में है कि नहीं है, क्या वो x फंक्शन g के डोमेन में है कि नहीं है। क्योंकि अगर x फंक्शन g के डोमेन में नहीं रहेगा तो g ऑफ x हम नहीं निकाल सकते हैं, उस केस में f माइनस जी हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। नोट नंबर थ्री कि अगर हमसे पूछा जाए कि f और g को अगर आप गुना कर लिया जाए तो भी एक नया फंक्शन मिलेगा, उसका वैल्यू x पे कितना होगा तो यहाँ पर भी कहेंगे f ऑफ x गुना g ऑफ x। लेकिन भाई एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो x आना चाहिए d1 d2 के इंटरसेक्शन से, वो d1 d2 के इंटरसेक्शन से आना चाहिए। नोट नंबर 4 अगर लिखा जाए f बाई जी, दोनों फंक्शन को हम डिवाइड कर दिए
तो भी एफ बाई जी एक नया फंक्शन बनेगा। उस नए फंक्शन का वैल्यू एक्स पे कितना होगा तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, जहां पे ये हमको ध्यान में रखना है कि भाई वो x कहाँ से आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 से। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो g ऑफ x का वैल्यू आएगा वो बस 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर g ऑफ x अगर 0 आ जाएगा उस केस में f बाई जी उस वैल्यू पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है। 5वां नंबर पॉइंट अगर हम लिखना है तो 5वां नंबर पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं कि 5th नंबर पॉइंट है कि अगर आपको कोई अल्फा कोई स्केलर है या कोई के नंबर है जो कि स्केलर है, अगर उस फंक्शन एफ में मल्टीप्लाई कर लिए तो के एफ भी एक नया फंक्शन आएगा। उस नए फंक्शन का वैल्यू एक्स पे कितना होगा तो आप लिख सकते हैं के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, उसका वैल्यू हो जाएगा के टाइम्स एफ ऑफ एक्स। इसको आप बिग ब्रैकेट मत समझिएगा, आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत समझिएगा, ये बस के फंक्शन में के मल्टीप्लाई करना है बाहर से, ठीक है। यहाँ पर हो गया जहाँ पे x कहाँ से आना चाहिए भाई, d1 से आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे डिफाइन होगा फंक्शन f उसी वैल्यू पे निकाल सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बना करके देख लेते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एग्जाम्पल है कि f हमारे पास फंक्शन है, f हमारे पास फंक्शन है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक टू रियल नंबर। तो ये सच दैट या डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू द बेस a, है ना, या टू द बेस a कह सकते हैं, या log x टू द बेस e कह सकते हैं। e जो है कोई स्पेशल नंबर था, याद होगा आपको 2.71, तो बिल्कुल डिफाइन है। तो एक और ये हमारे पास f था, एक और फंक्शन हम g मानते हैं एंड g सच दैट पूरे रियल नंबर से लेकर के पूरा रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एक नया फंक्शन लोग माने हैं g ऑफ x इज इक्वल टू e का पावर x। ये हमारे पास नया फंक्शन है। कहा गया कि भाई फाइंड करो, देन फाइंड, हमसे कहा गया कि तुम f प्लस जी का वैल्यू बताओ x पे कितना होगा। हमसे पूछा गया फंक्शन f प्लस जी का वैल्यू बताओ जिसका वैल्यू x पर कितना आएगा। तो अभी हमें पता है सॉल्यूशन कि f प्लस जी ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। हमें पता है कि f प्लस जी ऑफ x कितना होगा, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, और वो x कहाँ से आएगा, वो x होगा d1 इंटरसेक्शन d2। तो विच इम्प्लाइज दैट f प्लस जी ऑफ x का वैल्यू हो गया f ऑफ x का मतलब होता है log x टू द बेस e, और g ऑफ x का मतलब होता है e टू द पावर x। लेकिन हमें वही x लिखना है जो d1 और d2 के इंटरसेक्शन से आए, हमें वही x लिखना है जो d1 और d2 के इंटरसेक्शन से आए। ये हमारा काम कर रहा है d1 का, ये हमारा काम कर रहा है d2 का। जब इस d1 का d2 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, जब पूरे रियल नंबर का हम 0 से इन्फिनिटी तक का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फिर भी यही मिलेगा। तो हम लिखेंगे कि f प्लस जी ऑफ x का वैल्यू log x टू द बेस e प्लस e टू दी पावर x होता है, लेकिन वो x आना चाहिए भाई 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये चीज रहेगा तभी दोनों डिफाइंड रहेगा। और अगर हम पूरा रियल नंबर ले लेंगे तो उस केस में log x वाला जो होगा वो मुंह फुला लेगा, और जब वो मुंह फुला लेगा तो f प्लस जी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए अगर दोनों को डिफाइन करके रखना है, अगर आपको दोनों को डिफाइन करके रखना है तो आपको x लिखना होगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगर आपसे यहाँ पे f प्लस जी माइनस पूछा जाता तो यहाँ पे हम खाली कर देते हैं माइनस log x टू द बेस e माइनस e टू द पावर x, जहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। अगर आपको इंटू पूछा जाता तो यहाँ पे गुना कर लेते, डिवाइड पूछा जाता तो डिवाइड कर लेते। इस तरीके से करके हम फंक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, f प्लस जी निकाल सकते हैं, f माइनस जी निकाल सकते हैं, f इंटू जी निकाल सकते हैं, और f बाई जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था।
अब हम लोग इंटर कर जाएंगे। ये सब जितने भी टॉपिक्स बता रहे थे वो सारे के सारे टॉपिक्स थे क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से जो था वो समझाया गया था, क्योंकि क्लास 12th में इंटर करने से पहले क्लास 11 का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो हमारे पास होना ज़रूरी है। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 12th में इंटर कर जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जल्दी से इसको आप कंप्लीट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन टॉपिक डालते हैं, काइंड्स काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में पहला नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला नंबर पढ़ने जा रहे हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में वन वन फंक्शन ऐसे भी लिखते हैं। वन वन फंक्शन, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। लेट एफ सच दैट ए टू बी, लेट एफ सच दैट ए टू बी अ फंक्शन, be a function, let f such that a to b be a function, then function f, then function f is called, then function f is called one one function, then function f is called one one function if different elements, if different elements, if different elements, if different elements of set A have different images in set B, मतलब कि सेट एक फंक्शन f है जो कि सेट A से सेट B में डिफाइंड है, तो ये जो फंक्शन f है कहलाएगा वन वन फंक्शन, ये f कहलाएगा वन वन फंक्शन अगर सेट A के अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज भी होना चाहिए। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट B, अलग अलग सेट A के एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कौन सा फंक्शन है, वो है वन वन फंक्शन। दैट इज कि अगर भाई f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, अगर f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, मतलब कि x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो बराबर है x2 पे जो फंक्शन f का वैल्यू आया है। मतलब जो x1 पे फंक्शन का वैल्यू आया है, सपोज करते हैं इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं या एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सेट A था, ये हमारे पास सेट B था, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अगर ये सेट A है, ये सेट B है, ये हमारे पास नया फंक्शन f था, ये f A से भी एक फंक्शन है। कहा गया है भाई यहाँ पे कि x1 पे जो फंक्शन f का वैल्यू आ रहा है ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है। तो कहा कि x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आया, मान लीजिए यहाँ आया, और x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू आया वो यहाँ आया। तो कहा कि भाई x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आया और x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू आया दोनों बराबर आया, मतलब यही पॉइंट f ऑफ x1 को भी दिखा रहा है और यही पॉइंट f ऑफ x2 को भी दिखा रहा है। तो ये कहता है कि भाई अगर x1 पे फंक्शन का वैल्यू बराबर आया
x2 पे फंक्शन का वैल्यू बराबर आया, तो आना क्या चाहिए, आना ये चाहिए क्योंकि इस डिफिनेशन के हिसाब से कि अगर अगर कोई फंक्शन को 1 1 हम तभी कहेंगे जब अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज आना चाहिए। ये कहा कि भाई x1 और x2, x1 x2 के लिए, x1 के लिए भी वैल्यू f ऑफ x1 आया, x2 के लिए भी वैल्यू f ऑफ x2 आया, तो इसका मतलब अगर इसको अलग अलग एलिमेंट मानते, 1 1 के लिए कह रहा है कि अगर आप इसको अलग अलग एलिमेंट माने हैं तो अलग अलग इमेज आना चाहिए। इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज आ गया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई ये दोनों अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम एलिमेंट है तो उनके लिए वैल्यू भी क्या हो जाना चाहिए, सेम होना जाना चाहिए। अगर दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों के लिए इमेज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस चीज को आप ऐसे भी कहा जा सकता है। तो इस चीज को डेफिनेशन, जो इतना बड़ा हम डेफिनेशन लिखे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर ऐसे भी देखा जा सकता था, या फिर और ऐसे भी देख सकते थे कि अगर f ऑफ x2, अगर f ऑफ x1 बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है f ऑफ x2 के, मतलब कि x1 पे जो वैल्यू आ रहा है और x2 पे जो वैल्यू आ रहा है, x1 पे जो वैल्यू आ रहा है और x2 पे जो वैल्यू आ रहा है, वो दोनों बराबर नहीं है। और अगर हम कहें कि f ऑफ x1 बराबर नहीं है f ऑफ x2 के, अगर हम कहें कि x1 पे जो वैल्यू आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है x2 पर के वैल्यू के, मतलब कि यहाँ पे x1 के लिए वैल्यू जो आ रहा है, x1 के लिए जो वैल्यू आ रहा है और x2 के लिए जो वैल्यू आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x1 बराबर नहीं होना चाहिए x2 के। आप ऐसे भी करके इसको समझा जा सकता है। तो जब भी आपको कोई फंक्शन को 1 1 फंक्शन बनाना है, अगर आपको किसी फंक्शन को 1 1 फंक्शन चेक करना है, तो आपको ये देखना है कि अगर f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि x1 बराबर है x2 के। अगर आप f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मान के चलते हैं तो आपको लाना पड़ेगा x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो 1 1 फंक्शन है। अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मान के चलते हैं, लेकिन अगर आपको x1 x2 के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो 1 1 फंक्शन नहीं है। या फिर आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि f ऑफ x1 बराबर नहीं है f ऑफ x2 के। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि f ऑफ x1 बराबर नहीं है f ऑफ x2 के, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो x1 बराबर नहीं आता है x2 के। अगर ये भी आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। लेकिन हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग किस कॉन्सेप्ट से 1 1 फंक्शन को चेक करेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेक करेंगे। हम लोगों को अगर पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसके लिए सबसे पहले हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मान लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पे x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम कह देंगे कि वो एक 1 1 फंक्शन है। अगर x1 x2 के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो शायद आपको 1 1 फंक्शन समझ में आ गया है। एक डायग्राम बनाते हैं, कैरो डायग्राम बताते हैं, और आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये 1 1 फंक्शन है या फिर नहीं है। अब हम लोग कुछ 1 1 फंक्शंस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया सेट ए, ये हो गया हमारे पास सेट बी, ये सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भरे हुए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये भी कुछ पॉइंट भरे, 1 2 3 कुछ ऐसे करके पॉइंट्स भरे हुए हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये ए से भी एक फंक्शन डिफाइन है। हमसे पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो हम यहाँ पे पहले कुछ हम पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे कि इसको हम इससे मिला दिए, इसको हम इससे मिला लिए, इसको हम इससे मिला लिए और इसको हम इससे मिला लिए। पहले तो बताना है कि 1 1 फंक्शन चेक करने से पहले आपको चेक करना है कि क्या वो फंक्शन है कि नहीं है। अरे भाई, पहले फंक्शन होगा तभी तो 1 1 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन का कंडीशन था, फंक्शन का डेफिनेशन था कि सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज, सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए।
और दूसरा कंडीशन था कि भाई जितने भी एलिमेंट्स का इमेज बनेगा वो यूनिक बनना चाहिए, तो बिल्कुल दिख रहा है, तो ये तो फंक्शन है। अब हमसे पूछा गया है कि क्या ये वन वन फंक्शन है क्या, तो हमें चेक करना है कि क्या ये वन वन फंक्शन है क्या, हमें चेक करना है कि क्या ये वन वन फंक्शन है क्या। तो हम कैसे चेक करते हैं, तो कहा गया था कि हैव डिफरेंट, है ना, सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो हम देखें कि ये भाई ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट चारों एलिमेंट अलग अलग है, तो चारों के लिए इमेज भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसके लिए देखें तो इसके लिए ये एलिमेंट आ गया, इसके लिए भी देखें तो यही इमेज आ गया, इसके लिए भी देखें तो यही इमेज आ गया। मतलब तीन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज आ गया, तीन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज आ गया। इसका मतलब ये भाई वन वन फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि वन वन फंक्शन का डेफिनेशन था कि अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग इमेज आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ पे तीन अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज आ गया, ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकता है। आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है कि क्या ये वन वन फंक्शन है या फिर नहीं है। आपको बताना है ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है। ये ए है, ये बी है, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे करके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया। आपको बताना है कि क्या ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। कमेंट में करिए कि ये वन वन है या नहीं है, कमेंट करके बताइए है या नहीं है जल्दी से। अब हम लोग वन वन फंक्शन को एक बार ग्राफिकली भी चेक करके देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे होता है। तो कहा गया था यहाँ पे वन वन फंक्शन का डेफिनेशन था कि अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग इमेज आना चाहिए। मतलब ये हो गया कि अगर अलग अलग एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स वन अगर बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के, इसका मतलब है कि आना क्या चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू, ये आना चाहिए, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वन वन फंक्शन अगर आपको चेक करना है, अगर आपको वन वन फंक्शन चेक करना है, तो आपको ये देखना है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ किए, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही बार कट किया, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है, वो एक वन वन फंक्शन है। तो एक बार हम इसको ग्राफिकली लिख लेते हैं, ग्राफिकली a function f कहलाता है is said to be वन वन फंक्शन, एक फंक्शन f कहलाता है वन वन फंक्शन if any horizontal line cuts the graph at only one point, अगर केवल एक ही पॉइंट पे कट करता है तो हम कहेंगे कि ये एक वन वन फंक्शन का ग्राफ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, तो अगर एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे ये एक स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना है, तो ग्राफ आपको याद करा दिया गया था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, क्या ये एक वन वन फंक्शन है, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखना है। जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो आपको पता चला कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर दिया। आपको पता चला कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट किया। इसका मतलब अलग अलग एक्स के लिए आपको एक ही y का वैल्यू मिल गया। इसका मतलब कि ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग x के लिए
एक ही वाई मिल गया, एक ही वाई मिल गया, इसका मतलब ये एक हमारे पास ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकता है। तो जब भी आपको वन वन फंक्शन चेक करना है तो पहले फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए। आज जब आप ग्राफ बनाएं और अगर उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए और वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने उस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट किया, इसका मतलब कि वो वन वन फंक्शन नहीं हो सकता है। केवल एक ही बार कट किया, अगर केवल एक ही बार कट किया तो हम कहेंगे कि वो किसका ग्राफ है, वो वन वन फंक्शन का ग्राफ है। तो एक हम ग्राफ बना करके दिखाते हैं और आपको बताना है कि क्या वो वन वन फंक्शन है कि नहीं है। कहाँ पे बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये वन वन फंक्शन है या फिर नहीं है। ये हम मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है। आपको ये भी बताना है कि ग्राफ में किस चीज़ का ग्राफ बना हुआ है, आपको ये भी बताना है कि ग्राफ कौन से फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि किस फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन कौन सा है, क्या ये स्क्वायर फंक्शन है, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये बता देना है, और किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या है वो बता देना है, और आपको ये बता देना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो आपको बताना है ये वन वन फंक्शन है या नहीं है, दोनों चीज आपको बताना है कि वन वन फंक्शन है या फिर नहीं है। तो वन वन फंक्शन में बस इतना ही था कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, वन वन फंक्शन कैसे चेक करते हैं। जब आपको क्वेश्चन बनवाएंगे, बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो वहाँ पे वन वन फंक्शन कैसे चेक करना है, प्रोसीजर वही होगा, जो बताने का प्रोसीजर वही कर सकते हैं। आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफ आता है तो ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। ग्राफ नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एक प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं।